हेलो गाइस, आई एम हिमांशी वर्मा फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट गुम। चलिए हम बहुत टाइम बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटी क्लास है फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। तो ये जो है एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिल ही जाता है मोस्टली। तो जो आने वाले एग्जाम्स हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक दो क्वेश्चंस तो एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। गाइस, सब लोग सोचते हैं कि एक दो क्वेश्चन से क्या होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दो क्वेश्चन से ही हमारे मार्क्स प्लस होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए सबसे पहले जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये एक्चुअल में ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकार, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, जो हमारा संविधान है इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है। जब मैंने आपकी पॉलिटी क्लास स्टार्ट की होगी तो मैंने आपको संविधान के बारे में पूरी तरह बताया होगा कि उसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, संविधान हमारा कैसा बना। तो हम इसके भाग पढ़ रहे हैं। देखिए, भाग 1 और भाग 2 में हमारी नागरिकता आती है और एक में हमारे भारत का वर्णन आता है, जिसमें केवल 4 आर्टिकल है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट कर लिया। तो ठीक है, आप ये समझ लीजिए, एग्जाम के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार हमें न्यायालय द्वारा यानी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं। ये हम नागरिकों को दिए जाते हैं, देश के नागरिकों को, ताकि इनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कानून इन अधिकारों का हनन हमसे नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन सामान्य स्थिति में मूल अधिकारों पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 3 में हम लोग ने अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के वह किस भाग में है? भाग 3 में। कितने अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। इसके बाद संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों को संविधान कहाँ से लिया गया? तो ये बात भी है कि संविधान जो हमारा है वह कई देशों के संविधानों से हमने टॉपिक्स लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। तो मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? तो मूल अधिकारों के मामले में हम अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुए थे कि जो अमेरिका का संविधान है उसने अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दे रखे थे जिनका हनन कोई भी नहीं कर सकता था। तो वैसे ही हमने सोचा कि हम भी अपने यहाँ के नागरिकों को ऐसे अधिकार जरूर प्रदान करेंगे जिन्हें हमने मूल अधिकार बोला है। हालांकि अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली मूल अधिकार हम लोगों ने अपने भारतीय नागरिकों को दे रखे हैं। हम प्रभावित जरूर उससे हुए हैं, लेकिन हमारे मूल अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं वह अमेरिका के नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम ये जानते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा भी संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? हमारे मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम ये याद रखेंगे कि भाग 3 से अनुच्छेद 12 तक, भाग 3 से अनुच्छेद 12 तक, 12 से 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। और संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए हम अपना अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12, तो इसमें हमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान में लिखित राज्य शब्द में भारत की सरकार, विधानमंडल और प्रत्येक राज्य का अधिकारी और सरकार शामिल होती है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में क्या आता है? यहाँ राज्य की परिभाषा से मतलब उन शब्दों से है जहां पर
संविधान में जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह राज्य का मतलब क्या होता है, तो वह राज्य शब्द का मतलब अभी जो हम राज्य पढ़ते हैं वो नहीं आता। वह राज्य से शब्द का मतलब होता है कि हर वह व्यक्ति, हर वह संस्था जो भारत सरकार के अधीन है या भारत के विधानमंडल के अधीन है या प्रत्येक स्थानीय अधिकारी, उन सबको हम राज्य के शब्द से डिनोट किया गया, यानी राज्य के शब्द से उन सबको प्रदर्शित किया गया है भारतीय संविधान में। तो सिंपली अगर हम देखें सामान्य तौर पर, तो अनुच्छेद 12 में केवल संविधान में प्रयुक्त किए गए राज्य शब्द की परिभाषा दी गई, और वो क्या है कि भारत की सरकार, विधानमंडल, प्रत्येक राज्य का सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार और सभी स्थानीय अधिकारी, यानी हर गवर्नमेंट चीज, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई संस्था हो या कोई भी सरकार हो, वो क्या है, वो हमारे संविधान में लिखित राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। चलिए हम अपना अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 तो हमारा बहुत इजी है, अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 13 हमारा एक ऐसा अनुच्छेद 13 है जो मूल अधिकारों के लिए, कोई भी मूल अधिकारों के लिए के विरुद्ध अगर कोई भी आदेश बनता है, अध्यादेश आता है, उपविधि आती है, कोई रूढ़िवादिता होती है, तो उन सभी को खत्म कर देगा। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं, जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो अगर हम पर कोई भी खतरा होता है तो उसको खत्म करने की पूरी शक्ति हमारे पेरेंट्स रखते हैं। तो ये बात तो सही है कि पेरेंट्स रखते हैं उसको खत्म करने की पूरी शक्ति। तो ठीक उसी प्रकार जो अनुच्छेद 13 है ना, वो मूल अधिकारों का पेरेंट्स है। वो कहता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी उपविधि, कोई भी ऐसा अध्यादेश, कोई भी ऐसी रूढ़िवादिता, अध्यादेश जो राष्ट्रपति पारित करते, आदेश जो हमारे ऊपर लगाए जाते, उपविधि जो कोई कानून बनाया जाता है, और रूढ़िवादिता जो होती है जो पुराने समय से चली आ रही, अगर ऐसी कोई भी चीज हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है तो अनुच्छेद 13 उसे खत्म करने की शक्ति रखता है। यानी भले ही कोई भी सरकार किसी भी मूल अधिकार पर ऐसा कोई कानून पर करती है तो अनुच्छेद 13 उस कानून को खत्म कर देगा अगर वह किसी मूल अधिकार की सीमा पर प्रतिबंध लगा रही हो। देखिए अगर हम सबसे पहले हम अगर अपना अनुच्छेद 17 लें, जब अब आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी, इसी के आगे समझाऊंगी। तो अनुच्छेद 17 हमारा कहता है कि हम अस्पृश्यता का अंत करेंगे, यानी छुआछूत का अंत करें। अब हमारी रूढ़िवादिता है जिसमें समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, तो उसमें हर वर्ण के लिए कुछ सीमाएं थी। तो वैसे ही जो हमारा शूद्र वर्ण था उसके लिए भी कुछ सीमाएं थी, तो कहीं ना कहीं वो अस्पृश्यता को पालन कर रही थी वो सीमाएं। तो हमने उस रूढ़िवादिता को हमने तोड़ा है कि नहीं, हमारे भारत में सभी नागरिक एक समान होंगे। तो ऐसी कोई भी रूढ़िवादिता, रूढ़ी को हम फॉलो नहीं करेंगे जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रही हो। इसलिए हमारे मूल अधिकार में एक अस्पृश्यता का अंत भी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। चलिए ये तो हमारे होगा अनुच्छेद 12 और 13। तो 12 में हमने राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ी, 13 में हमने ये पढ़ा कि ऐसा कानून जो मूल अधिकारों की शक्तियों को खत्म करने की शक्ति रखता है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, रूढ़ी आदि भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ बनता है तो अनुच्छेद 13 उसे क्या कर देगा, उसकी शक्ति को शून्य कर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अपने स्टार्ट करते हैं आगे का। अब हम लोग देखिए जो हमारा संविधान है उसको हमने बहुत सारे भागों में बांट कर रखा है। ठीक है, तो उसको हमने बहुत सारे भागों में बांट के रखा है। तो पहला तो यही है कि समता का अधिकार। आज देखो मूल रूप से संविधान ने मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्णित किया है। वैसे तो हमारे जो संविधान है वो 12 से 35 होते हैं। 12 हमारा राज्य शब्द की परिभाषा बताता है, और 13 हमारा जो भी ऐसा कोई कानून बनता है उसको शून्य कर देगा जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रहा हो या उसकी सीमा में कमी कर रहा होगा। तो अब आते हैं हमारा आर्टिकल, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक का समता का अधिकार। यहाँ पे हम समानताएं रखते हैं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, तो ठीक है जैसे जैसे हम अभी ये पढ़ लेते हैं फिर हम अपनी क्लास में इसको आगे कंप्लीट करेंगे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धन की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए समता का मीन जहां हमें समानता का अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता जहां हमें स्वतंत्रता दी गई है, शोषण के विरुद्ध हमें शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का भी अधिकार है। यानी यही है कि ये यहाँ पे वो अधिकार है जहां आपका शोषण होने से रोका जा सकता है। धन की स्वतंत्रता,
यहाँ आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि आपको आपके धर्म के मामलों में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर एक आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, हटा ही दिया गया है। और एक आता है हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए हम पढ़ते हैं अपना समता का अधिकार, ठीक है। समता का अधिकार पढ़ते हैं तो इसमें हमारा अनुच्छेद आता है 14। तो 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। क्या होता है कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी, यानी कि कानून की दृष्टि में हर कोई व्यक्ति एक समान होगा। चाहे अगर हमने अपराध किया तो हमें भी वही सजा दी जाएगी, और अगर कोई और व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, या कहीं किसी भी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हो, या किसी भी समुदाय से संबंधित हो, अगर उसने भी वही अपराध किया है तो हम उसको भी वही सजा देंगे जो एक सामान्य नागरिक को दी जाएगी। यानी कि विधि के समक्ष समता, कानून की दृष्टि में देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक क्या होता है, सामान्य होता है, समानता होती है, सब में वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और विधियों का समान संरक्षण, और ये भी है कि कानूनों से हम लोगों को संरक्षित भी समान तरीके से करते हैं। जैसे विधियों का समान संरक्षण से हम ये कि कानून सभी को समान रूप से संरक्षित भी करता है। अगर हम कानून की दृष्टि में अगर सभी समान है तो वह सभी व्यक्ति को संरक्षित करेगा, तो वो भी समान दृष्टि से करेगा, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देगा, ना ही किसी वर्ग को, ना ही किसी समुदाय को। ये संविधान में कहा गया है कि हमारा जो कानून होगा वो सभी के लिए, उसकी दृष्टि एक समान होगी और उसका संरक्षण भी एक समान होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और उसका आधार क्या नहीं होना चाहिए, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। यानी हम ये नहीं बोल सकते उस व्यक्ति से कि आप स्त्री हो या पुरुष हो तो आप ये कार्य नहीं कर सकते, आप किस धर्म के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, आप किसी भी धर्म से हो, आपके हम भेदभाव का आधार इसे नहीं बना सकते। मूल वंश, आप किस वंश से हो इसको भी आधार, और जन्म स्थान को भी हम आधार नहीं बना सकते कि आप यूपी में हुए हो तो आप नहीं, हम किसी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ भेदभाव करता है जिसका आधार आपका धर्म हो, आपका मूल वंश हो, आपकी जाति हो, आपका लिंग हो, आपका जन्म स्थान हो, तो इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। क्या होता है कि लोक नियोजन, अगर सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसीज चलाती है जिसमें लोक नियोजन मतलब लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो वहां पे उसके अफसरों में आपको समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक वर्ग के लिए ही ऐसी योजनाएं बनाएं। देखिए, जब हम अपने नीति निरीक्षक तत्व पढ़ेंगे तो मैं आपको ये पॉइंट और क्लियर करूंगी कि कुछ वर्गों के लिए बनाई जाती हैं अलग से योजनाएं, लेकिन अभी यही है कि जो योजनाएं बनती हैं तो उनमें उनके विषय में अफसर की समता होती है, नहीं वो सभी व्यक्तियों के लिए उसमें अफसर दिए जाते हैं। जैसे कोई भी जॉब है, मतलब कोई भी जॉब निकलती है तो उसके लिए हम जो क्वालिफिकेशन होती है तो वही मांगते हैं। हम उस पर ये बेस बिल्कुल नहीं होता है कि आप कहाँ से रिलेटेड है, नहीं, अगर आप उस क्वालिफिकेशन में, अगर आपकी वो क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो भी आधार होगा तो हम आप जो भी बेस होगा उसके बेस पे हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल ये है कि हम समानता सब में रखेंगे। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, हम आपको रोक नहीं सकते अप्लाई करने से। समझ रहे हैं ना, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। ये आता है हमारा कौन, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत और अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषेध। यानी कि हम लोग अस्पृश्यता का अंत करेंगे। यहाँ अस्पृश्यता के अंत से पता है क्या है, अस्पृश्यता का अंत मतलब है छुआछूत, जैसे पुराने टाइम में होता था ना छुआछूत, उस टाइप का। तो वही है कि हम ऐसी सभी रूढ़िवादिता का अंत करेंगे, ठीक है। ऐसी सभी रूढ़िवादिता का हम क्या करेंगे, अंत करेंगे। ऐसी सभी रूढ़िवादिता का हम अंत करेंगे। फिर अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना और विद्या संबंधी उपाधियों का अंत करेंगे। मतलब हम ऐसी कोई भी उपाधि नहीं लेंगे जिस सेना या विद्या संबंधी, यानी सेना और विद्या के संबंधी के अलावा और कोई उपाधि होती है तो हम उन सब उपाधियों का अंत कर देंगे, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए हमने समता का अधिकार पूरे कर लिए। समता के अधिकार में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, अनुच्छेद 17 आय स्पृश्यताकांड और 18 था कि विद्या व सेना संबंधी उपाधियों के अलावा सभी उपाधियों का अंत, यानी हम सभी उपाधियों का अंत करेंगे और विद्या और सेना संबंधी उपाधियां ही अलाउ रहेंगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये दूसरा पार्ट है, इसमें हमें स्वतंत्रता दी गई। तो सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमें 6 क्षेत्रों में यानी हमें 6 अधिकारों की सुरक्षा होती है, स्वतंत्रता होती है। वाक एवं अभिव्यक्ति, सबसे पहले हम बातचीत, हमें अपनी अभिव्यक्ति मतलब हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने विचार रखने का अधिकार है। हर किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि वहाँ के नागरिकों को बोलने का अधिकार तो होता है, लेकिन अपने विचारों को एज अ पब्लिक करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ है, आप सोशल मीडिया के जरिए अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके वो विचार असंवैधानिक है, मतलब ऐसे विचार है जो गलत है संवैधानिक दृष्टि से, तो हम आप पर रोक टोक करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप अपने विचारों को रख सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। फिर सम्मेलन, आपको सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार। देखिए सम्मेलन में ऐसा सम्मेलन जो शांतिपूर्ण सम्मेलन हो, ये नहीं कि आप हथियार लेकर या रोड जाम करके सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसका अधिकार नहीं है। इसलिए पुलिस हमेशा इस टाइप का जो लोग धरना धरते हैं हथियार सहित, तो उनको हटा देती है, क्योंकि उसका अधिकार है ही नहीं। वहां तो आप पर वो आपको हटा देगी और आप पर केस भी कर सकती है कि आप सब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कुछ भी, जो भी उनका होगा। लेकिन ये है कि सम्मेलन अगर आप करना चाहते हैं तो जो आपका सम्मेलन है वो परमिशन के हो, यानी आपको परमिशन, आपके पास उसकी परमिशन हो कि हाँ हम सम्मेलन कर रहे हैं, और आपका जो सम्मेलन हो वो शांतिपूर्ण हो। मतलब समझ रहे हैं ना आप, शांत, कोई भी अराजक तत्व उसमें ना हो। संघ बनाना, आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप की भी एक कंडीशन है, ग्रुप बनाइए लेकिन उसमें अभी कोई भी अराजक तत्व आप मौजूद नहीं करेंगे। संचरण, एक मिनट, ये एक संचरण है और एक निवास है। रुकिए, ठीक है, ये हमारा निवास है। और ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर निवास आएगा हमारा। देखिए तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति है, सम्मेलन है, संघ है, संचरण। संचरण मीन्स घूमना। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। बस वही है कि सीमाओं पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। जैसे लॉकडाउन में प्रतिबंध लगाया गया था सीमा पर, तो वहां हम नहीं कर सकते थे। इसके बाद आता है निवास।
तो हम भारत के यहाँ ये टॉपिक याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर निवास आता है, ठीक है। निवास मीन्स हम कहीं भी रह सकते हैं, निवास, ठीक है। फिर ये वृत्ति, देखिए इसकी क्या ट्रिक होती है। वृत्ति मीन्स होता है अर्निंग, कि हमारा व्यवसाय क्या होगा। तो सिर्फ देखो इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 19 में हमें 6 अधिकारों में सुरक्षा दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला भाग है व्यक्ति, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है। सम्मेलन, हमें सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे सम्मेलन कैसे होने चाहिए, शांतिपूर्ण, कोई भी अराजक तत्व नहीं होना चाहिए। संघ, संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, हम लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, सम्मेलन में हम जा सकते हैं, संघ बना सकते हैं। इसके बाद संचरण, हम भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में ये नियम नहीं था, लेकिन अब हो गया, घूम तो सकते थे लेकिन हम वहां निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम वहां जाकर घूम सकते हैं। निवास वही है कि हम भारत के किसी भी भाग में जाकर निवास कर सकते हैं, लेकिन वहां की जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो हमें पूरी करनी होगी। इसके बाद वृत्ति, हम भारत के किसी भी भाग में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं। सेम लॉजिक है कि जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जो भी वहां का जो जितना भी हमें पे करना होगा, टैक्स वगैरह है, जो भी कुछ होगा तो वो आप करिए और आप रहिए, आप पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कि सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, फिर हम सम्मेलन मिलने जाएंगे, फिर हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद हम घूमेंगे, घूमने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें रहना कहाँ है, और जब हमारे रहने का डिसाइड होगा तो हम अपने व्यवसाय पर ध्यान देंगे कि व्यवसाय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वो बातचीत करेंगे, फिर सम्मेलन में मिलने जाएंगे, फिर हम संघ बनाएंगे, उसके बाद हम पूरा इंडिया में घूमेंगे। इंडिया में घूमने के बाद हम क्या करेंगे, निवास, एक जगह अपने लिए डिसाइड करेंगे कहाँ हमें निवास रहना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रह लिया, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना रहने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, तो फिर हम व्यवसाय करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है। इसके बाद है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या रहता है कि जैसे हम लोग कोई अपराध कर लेते हैं तो दोष सिद्धि के संबंध में हमें क्या संरक्षण होता है कि हमारे दोष सिद्धि, कि हमारा हमने जो अपराध किया है उसका दोष सिद्धि, अगर दोष सिद्धि हो रही है यानी जो हमने किया है अगर वो अपराध है तो उस तब हमें क्या संरक्षण दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज, हम कोई ऐसा काम करें जो कानून की दृष्टि से अवैध हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा काम, भले ही वो गलत है लेकिन कानून की दृष्टि में अगर वो अवैध नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति उसके लिए सजा नहीं दिला सकता। ये आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हो और वो कानून की दृष्टि से अगर अवैध नहीं है तो आपको कोई भी व्यक्ति उसकी सलाह उसकी वो नहीं दिला सकता, ठीक है। इसके बाद आता है हम, और फिर ये भी है कि हम आपको आपके खिलाफ हाँ देखिए, सबसे पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता है जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अनुसार अवैध ना हो। दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए आप 1 से 12 अधिक दंडित नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप, किसी भी व्यक्ति को आप एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, किसी अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप अपने खिलाफ गवाही दें या अपने खिलाफ स्टेटमेंट लिखें, फोर्सफुली नहीं कर सकते। हालांकि होता है लेकिन फिर भी ये हमारा एक होता है अधिकार, हमारा मूल अधिकार है कि अगर आप किसी भी अपराध में दोषी पाए गए हैं तो हम आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने विरोधी गवाही बने, गवाह दें या गवाही दें या गवाह बने या स्टेटमेंट दे, तो हम आपको फोर्सफुली नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ये अपराध किया है और ऐसे किया है, तब वो सही होगा, लेकिन हम आपको बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनुच्छेद जो हमारा 20 है वो अपराध के लिए दोष सिद्धि संबंध संरक्षण है। इसकी पहली कंडीशन तो यही है कि हम कोई ऐसा काम करें जो कानून की दृष्टि में अवैध हो। देखो, दोष कोई जब तक व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य कानून के अनुसार अवैध ना हो और किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद क्या था,
20 था। इसी में एक तीसरी कंडीशन ये लगती है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य। देखिए ये इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। वैसे आपका अनुच्छेद 20 एक ही लाइन में खत्म होता है, अपराध के लिए 2 सिद्धि संबंध संरक्षण, लेकिन हमें अंदर का भी पता होना चाहिए कि इसमें हमें एक्चुअल में हमें दिया क्या जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 21 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो उसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब हमारे प्राण और हमारी देह यानी शरीर की यानी स्वयं की क्या स्वतंत्रताएं हैं। तो इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें सबसे पहला 21 का ए है जो निजता का अधिकार होता है और इसी में हमारी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जब हम आपको नीति निषेधता तो पढ़ाएंगे तो हम आपको उससे भी रिलेट करवाएंगे। बस आप इतना याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 21 में आता है प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्र अधिकार। इससे 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि निजता का अधिकार किस में आता है, तो वो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, हमें हमारी प्राइवेसी का पूरा अधिकार है। इसलिए सोशल मीडिया पर यही है कि हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है। और दूसरा आता है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार उन्हें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार बनाया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जा रही थी। इसके बाद आता है निरोध गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में हमें गिरफ्तारी से संरक्षण मिलता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि वो संरक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं कि जैसे अगर हमें सबसे पहले गिरफ्तार करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य से गिरफ्तार किया जा रहा है और हमें 24 घंटे के भीतर किसी भी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो ये मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, लेकिन आप किसी भी बड़े अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसमें क्या आता है? बलात्श्रम का प्रतिषेध आता है। इसमें क्या आता है? बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि हम आपसे जबरदस्ती कोई भी श्रम नहीं करवा सकते, तो उस पर प्रतिषेध होता है। अनुच्छेद 24 होता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन, यानी आप छोटे बच्चों से कारखानों या कोई भी संकट में परिस्थिति वाले व्यवसाय में आप छोटे बच्चों को नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा लगाते हैं तो हम आप पर केस कर देंगे। ठीक है, तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का यही है कि हम फैक्ट्री, खान या कोई भी संकट में परिस्थितियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को व्यवसाय में नहीं लगा सकते। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो हमने इसमें अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वो हमने भारत अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके 7 पार्ट होते हैं। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा है समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 था विधि के समक्ष समान समता का अधिकार। 15 था कि धर्म, मूल, वंश आते हैं, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अनुच्छेद 15 होता है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 होता है अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण का निषेध। अनुच्छेद 18 होता है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। और इसके बाद आते हैं हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 होता है बाकी व्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण और ये निवास है। ये याद रखेंगे, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये निवास है। ठीक है, ये हमारा निवास है। वृत्ति मीन्स व्यवसाय। तो वही है कि पहले हम बातचीत करेंगे, फिर हम सम्मेलन मिलेंगे, एक दूसरे से सम्मेलन में मिलेंगे, फिर हम संघ ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम घूमने जाएंगे, घूमने के बाद हम निवास करेंगे, यहाँ पे निवास याद रखिएगा, निवास करेंगे, फिर हम व्यवसाय की ओर ध्यान देंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। तो वही है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य विधि के अनुसार अवैध ना हो। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद 21 है, वो मुझसे मिस हो गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूंगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अनुच्छेद 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें हमारे बहुत सारे अधिकार शामिल होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें हमारा निजता का अधिकार शामिल होता है और उसके साथ ही साथ क्या होता है हमारा शिक्षा का अधिकार, जिसे हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा था, जिसमें यही था कि छोटे वर्ष को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
22 क्या है, निरोध एवं गिरफ्तारी में कुछ दशाओं में संरक्षण। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है कि आप गिरफ्तार हो जाए तो आपको संरक्षण दिया जाएगा ऐसा, लेकिन वो हर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को नहीं, कुछ सीक्रेट्स रखने पड़ते हैं तो उनको भी हम ये स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन वो बहुत सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बलात्श्रम का प्रतिषेध होता है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध है, कि वही है कि हम छोटे से छोटे यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम संकट में परिस्थितियों में गतिविधियों में कार्य निर्माण कार्य रेलवे में हम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे मूल अधिकार है जिसके हमने अभी तक अपने 3 ही भाग किए हैं, आगे के भाग हम कंप्लीट करेंगे। मुझे आपका अनुच्छेद 21 कंप्लीट कराना है, मैं उसको और अच्छे से कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस क्लास को मेरी ये कामना है और अभिलाषा है कि आप ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो। चलिए हम लोग अभी अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, आगे हम फिर से इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो मैं आपको उसमें फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कराऊंगी, रिट्स पढ़ाऊंगी और जो भी पार्ट्स इसके रह गए वो सब कंप्लीट कराऊंगी। आपके मूल अधिकार मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सीरियसली पढ़िएगा। चलिए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।